अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड स्मार्ट सिलेबस क्लास 9th साइंस ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। और इंशाल्लाह ताला आज हम एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल कर लेंगे। इससे पहले मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लाजमी इसी प्लेलिस्ट में पीछे देख कर आ जाएँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चाबियों की तरह होते हैं और ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये लॉक्स की तरह होती हैं। तो अगर आपको चाबियाँ मिल जाएं और ताले आपके सामने हो तो आप उनको बआसानी खोल सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पिछली वीडियोस लाजमी देखें इसी प्लेलिस्ट में, जो कि मैट्रिसेस उसकी टाइप्स और ऑर्डर से रिलेटेड हैं। बहुत आसान फहम अंदाज में और तफसील से मैंने बयान किया। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें कुछ सवाल जो हैं वो क्लास वर्क में दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में और कुछ होमवर्क की फॉर्म में। तो मैंने उन सारे सवालों को कवर किया है। तो वो कह रहा है फाइंड ऑर्डर, यानी आप ऑर्डर फाइंड करें इन तीनों मैट्रिसेस का। ये वाला क्लास वर्क में है और ये दोनों होमवर्क में है। तो बहुत आसान है। सोल्यूशन में जाके हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखने की आदत बना लें अपनी। तो देखें मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं, चार्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है, उन्हें कहते हैं मैट्रिक्स, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसकी रोज़ क्या होती हैं? हॉरिजेंटल लाइंस को रोज़ कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। उसकी यानी हॉरिजेंटल लाइंस ज़मीन के साथ बैठी हुई है, वर्टिकल लाइंस खंबे वगैरह बूथ वगैरह जो ज़मीन से 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस कितनी बन रही हैं? एक। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? यानी कि ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिखने के अमल को ऑर्डर कहते हैं। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में जाके ऑर्डर ऑफ सी इज़ इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका है m बाय n। m रो को डिनोट करता है और n कॉलम को। तो यहाँ पे रोज़ कितनी है? 1 रो है और 1 बाय, और n कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो 2 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह सोल्यूशन में जाते हैं। होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया गया है, बाकी सवाल भी आप कर लेंगे, बहुत आसान है। g इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें भी हमने ऑर्डर बिल्कुल इसी तरह फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ g इज़ इक्वल टू m बाय n। इसको पास टेक्स्ट बुक्स में m क्रॉस m लिखा जाता है, पढ़ा m बाय n जाता है। वो ज़्यादा अथेंटिक तरीका है, लेकिन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक्स हैं मैंने देखा है उसमें m बाय n ऐसे ही लिखा जा रहा है और ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने वही तरीका फॉलो किया है। तो ऑर्डर ऑफ g इज़ इक्वल टू m बाय n, यानी m रोज़ और n कॉलम। हम गिनते हैं हॉरिजेंटल लाइंस कितनी बन रही हैं? 1 2 3। तो रोज़ कितनी हो जाएंगी? 3 बाय n। कॉलम कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। 3 बाय 3 आंसर आ गया। 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। अच्छा जी, सोल्यूशन अब इसको देख लेते हैं। इसमें जो है वो h, इसका भी वहीं वैसे ही लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ h इज़ इक्वल टू m बाय n। तो m क्या है? रोज़ कितनी है इसकी, यानी हॉरिजेंटल लाइंस कितनी बन रही हैं? 1 2। तो ये 2 बाय, और वर्टिकल कॉलम्स यानी कि वर्टिकल लाइंस कितनी बन रही हैं? 1 2 3, यानी इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के होमवर्क और क्लास वर्क वाले तमाम सवाल मैं कर चुका हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि होमवर्क भी है और क्लास वर्क भी है। इसको शुरू करते हैं। मैंने पहले से वक्त बचाने के लिए लिखा हुआ है, तो बहुत आसान है। इसको शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, सॉल्यूशन में जाते हैं। इसको स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। अब करना क्या है? बहुत आसान है। देखें, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। इन दोनों के दरमियान जो तल्लक है वो इक्वल टू का है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स पड़े हुए हैं ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? इसका क्या मतलब होगा कि पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो के पहला, मतलब दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो का पहला एलिमेंट, यानी इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में, इसी पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो बराबर होंगे। इसी तरह दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा इस तीसरे के साथ, चौथा इस चौथे के साथ। तो इस बात को मैं अगर नीचे उठा के लिखूँ, सबसे पहले अपनी आदत बना लें, इसी सवाल को दोबारा भी एक दफ़ा लिखा करें सोल्यूशन में लिखने के बाद। तो मैं वक्त बचाऊँगा, जगह बचाऊँगा, मैं इसको नहीं लिखूँगा। वहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस c बराबर है किसके? 0 के, क्योंकि ये मैट्रिक्स मुझे बता रहा है। और क्या बात मुझे पता लग रही है? मुझे पता लग रही है जी कि a प्लस
2b बराबर है किसके, -7 के। इसी तरह c -1 बराबर है 3 के, और ये चौथा इस चौथे के साथ बराबर है 4d -6, ये बराबर का साइन डाला इक्वल टू, और ये 2d। अब देखिए मेरे पास इन दोनों मैट्रिसेस से मैंने 4 इक्वेशंस बना ली हैं। अब मैं इनको ऐसे ही चलाऊँ, कंफ्यूज हो जाऊँगा, फंस जाऊँगा, कहीं पे गलती कर जाऊँगा, इसलिए मैं इनके नाम रख रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं कहता हूँ 1, इसको मैं कहता हूँ 2, इसको मैं कहता हूँ 3, और इसको मैं कहता हूँ 4। अब जब भी इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनका नाम लूँगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 4 अप टू सो ऑन। तो अब मैं शुरू करता हूँ। अब आप गौर करें, हमने ए बी सी डी फाइंड करने हैं और हमें ए बी सी डी में से कोई भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम इन चारों इक्वेशंस का मुआयना करेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन को थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करें तो वो हमें अपनी वैल्यू दे देगी। तो आप गौर करें c -1 इक्वल टू 3, इसमें c के अलावा और कोई वेरिएबल, कोई भी ए बी सी डी में से नहीं आ रहा। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या है जी इक्वेशन 3, c -1 इक्वल टू 3। तो अगर ये -1 इधर है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1। c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू हो जाएगा जी 4। तो इसको हम डाल देते हैं, इसको डब्बा बना लेते हैं, काम की शय है। तो हम कह देते हैं पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में डालना है कि अब आपकी मर्ज़ी है, आपने थोड़ा सा गौर करना है। देखें c किस में डालें तो एक और वैल्यू जनरेट हो सकती है, गौर करते हैं। देखें 4 में डालें, इसमें तो c है ही नहीं, कैंसिल। c को तो पहले ही हमने क्वेश्चन 3 में से ही तो c निकाला है, इसको भी कैंसिल करें। 2 में तो c है ही नहीं, इसका मतलब है इक्वेशन 1 ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम डालेंगे c तो a निकल आएगा। तो हम लिखेंगे पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। a + c इज़ इक्वल टू 0। a की जगह मैंने खाली डब्बा छोड़ा है, वहाँ पे मैं क्या डालूँगा, सॉरी गलती होगी, a + c यहाँ पे डालना है 4, a + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे देखो इस जगह कम हो रही है। तो a + 4 दोबारा लिख देता हूँ, a + 4 यानी c की जगह 4 आ गया इक्वल टू 0। अब ये 4 प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। a इज़ इक्वल टू -4। अब आप देखें मेरे पास a भी आ गया है। अब a और c दोनों मेरे पास आ गया। मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके या इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। अब मैं अगर गौर करें तो पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन। देखें a की वैल्यू कहाँ पे डालूँ, एक और अल्फ़ाबेट मुझे अपनी वैल्यू दे सकता है, वो है जी इक्वेशन 2। इसमें b देखें और a है, a डालूँगा तो b अपनी वैल्यू दे देगा। इस वाली में नहीं डाल सकता, इसमें नहीं डाल सकता, इसमें नहीं डाल सकता, ठीक है। सबसे मुनासिब है ही इक्वेशन 2 और किसी में आप डाल ही नहीं सकते। तो पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। हाँ जी, अब देखें a की जगह मैं खाली छोड़ता हूँ, +2b इज़ इक्वल टू -7। अब a की जगह मैंने क्या डालना है, उसकी वैल्यू -4। दोबारा लिखते हैं -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब ये -4 इधर माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4। अब देखें जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। तो 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4 हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सॉल्व। जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वही आता है, माइनस का साइन आ जाएगा। -7 में से +4 निकाले तो ये आ जाएगा -3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई रहा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3/2। अब आपके पास आ गई हैं 3 वैल्यूज़, यानी b भी आ गया, c भी आ गया और a भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप गौर करें a b c आपके पास आ चुके हैं, आप इन तीनों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ना भी करें तब भी आपके पास d आ जाएगा। कैसे, अब आप देखें इक्वेशन नंबर 4 बचती है, जिसको हमने अभी तक मैनिपुलेट नहीं किया, उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया। तो इक्वेशन 4 के अंदर d ही इन्वॉल्व है दोनों तरफ, a b c का कोई चक्कर ही नहीं, इसलिए आपका मसला ही हल हो गया। आप यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को आप याद कर लें, पूरी लिखें, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब आपने
क्या करना है जी, ये माइनस डी को एक तरफ ले आएँ, एक डी इधर पड़ा हुआ है, एक डी वहाँ पड़ा हुआ है, दोनों को एक तरफ ले आएँ और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएँ। ये -6 यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 4D इक्वल टू 2D माइनस वहाँ जाके +6 हो गया। अब क्या करना है जी, इस 2D को यहाँ पे लेके आना है 4D। अब ये +2 है, कुछ निशान यानी कुछ सिंबल साथ नहीं होगा प्लस माइनस का, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर प्लस है। तो ये +2D यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा -2D इज इक्वल टू 6। +6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लिखने की ज़रूरत रहती है हमेशा। तो ये भी डी है, ये भी डी है, आप एक दफ़ा डी लिखें, 4 में से 2 निकालें, +4 में से -2 निकालें तो ये आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 6। अब ये 2D इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो आपने इसको वहाँ जाके डिवाइड करवा लेना है। यानी ये दोनों साथ चिपके हुए हैं, बज़ाहिर आपको मल्टीप्लाई का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ऐसे आपको अल्फ़ाबेट और डिजिट साथ मिले हुए नज़र आए ना, तो आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2D यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा D इज़ इक्वल टू 3। ठीक हो गया, आपके पास A भी आ गया, B भी आ गया, C और D चारों के चारों आ गए। तो यहीं पे हम इस सवाल को ख़त्म करते हैं। वैसे आप लिख सकते हैं आखिर में जाके क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वी हैव फाउंड, क्या फाउंड जी, आपने क्या फाउंड किया है जी, आपने A को भी निकाल दिया, B को भी फाइंड कर लिया, C को भी कर लिया और D को भी कर दिया। A आपके पास क्या आ गया -4, B क्या आ गया -3/2, C क्या आ गया 4 और D क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने आपको हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है। तो फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं उसका हल लेके आपके सामने आऊँगा। इंशाल्लाह आते दिनों में मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मेरा ये इरादा है कि स्मार्ट सिलेबस को मुकम्मल किया जाए, तो मेरा ज़रूर साथ दें। अगर पसंद आता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएँ और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।